तो हमने स्टार्ट किया था बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी में यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 के लास्ट लेक्चर में हमने कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन कंप्लीटली कवर किया था। साथ ही साथ हमने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को भी कवर किया था। अब आज का जो आपका लेक्चर है वो है प्लांट हार्मोन के ऊपर। प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। तो ये ऑक्सिन का प्लांट में क्या रोल है, जिब्रेलिन का प्लांट में क्या रोल है, और साइटोकाइनिन का, एब्सिसिक एसिड का, इथाइलिन का, कई तरह के हार्मोन होते हैं, इनका प्लांट में क्या रोल है, वो आज के इस लेक्चर में देखना है। और यहां से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो कल्टीवेशन कलेक्शन से 10 मार्क्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग से 5 मार्क्स, प्लांट हार्मोन से भी 5 मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दे रखी है, जैसे पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इनको भी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि 2 टर्म अगर मिलके आती है तो 5 मार्क्स में आती है, और एक सिंगल टर्म तो 2 मार्क्स में आती है। जैसे पॉलीप्लॉइडी, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन अगर सिंगल आए तो 2 मार्क्स, और कोई भी 2 टर्म अगर जुड़कर साथ में आए तो 5 मार्क्स के लिए आती है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नाम से पता लग रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले, उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। कई तरह के हार्मोन आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन क्या है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ऑक्सिन एक इंडोल कंपाउंड है, साइटोकाइनिक एक एडिनिन का डेरिवेटिव है, साथ ही साथ जिब्रेलिन एसिड जो है वो टर्पीन है, और एब्सिसिक एसिड जो है कैरोटेनॉइड है। आई रिपीट, हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जहां पर हम देखने वाले हैं प्लांट की ग्रोथ को ये हार्मोन किस तरह रेगुलेट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, एब्सिसिक है, इथाइलिन है। तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है, ये हार्मोन उसे कैसे रेगुलेट करते हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन एक इंडोल कंपाउंड है, साइटोकाइनिन एक एडिनिन का डेरिवेटिव है। ऐसे याद रखो, साइटोकाइनिन एडिनिन, निन निन आ रहा है ना, साइटोकाइनिन एडिनिन, एडिनिन साइटोकाइनिन, याद हो गया। और जिब्रेलिन क्या है, टर्पिन है, एब्सिसिक एसिड कैरोटेनॉइड है, और इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करूं प्लांट के ग्रोथ कराने वाले, तो प्लांट के ग्रोथ कराने वाले होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले, तो ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है सर, ये जो ऑक्सिन हो गया, ये तो हो गया ग्रोथ वाला, जिब्रेलिन भी ग्रोथ वाला, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ वाला, और एब्सिसिक जो है इनहिबिटर हो गया। अब बचा हुआ है इथाइलिन। इथाइलिन को हम कहाँ डालें, ग्रोथ वाले में डालें या इनहिबिटर में डालें। तो ये जो है दोनों होता है, ग्रोथ भी कराता है एंड इनहिबिटर की तरह भी एक्ट करता है, पर मेनली ये इनहिबिटर ही होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। हमें देखना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से रेगुलेट करने वाले ये हार्मोन ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, इथाइलिन एसिड। साथ ही साथ हमें देखना है कि प्लांट के ग्रोथ कराने वाले कौन है, तो वो है 3, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और प्लांट की ग्रोथ को रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड। और दोनों ही, इथाइलिन जो है दोनों ही है, ग्रोथ कराने वाला भी है और इनहिबिटर भी है, पर मेनली जो इथाइलिन है वो इनहिबिटर है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स दे रखे हैं। जब आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, तो आपको एक सारे कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं 1 बाय 1। जैसे जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी ऑफ पीजीआर होती है ना, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्रमोटर होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तो ये सब क्या कराएंगे, सेल डिवीजन कराएंगे, सेल एनलार्जमेंट कराएंगे, पैटर्न फॉर्मेशन कराएंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ करवाएंगे, फ्लावरिंग करवाएंगे,
फ्रूटिंग कराएंगे, सीड का फॉर्मेशन करवाएंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और जो प्लांट के ग्रोथ के इनिबिटर्स होते हैं ना, जैसे एब्सिसिक हो गया और इथाइलिन भी मेनली तो इनिबिटर ही होता है ना, तो ये सब क्या करवाते हैं, ये डोरमेंसी करवाते हैं, एब्सिसन करवाते हैं, रेस्पॉन्स टू वुंड एंड स्ट्रेस, ये इनिबिटिंग की एक्टिविटीज हो गई। अब इथाइलिन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि इथाइलिन बोथ है, इनिबिटर भी है, प्रमोटर भी है, बट लार्जली ये क्या है, इनिबिटर है। अब अगर ऑक्सिन की बात करूं तो ऑक्सिन को आइसोलेट किया था एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ये सारे कॉमन पॉइंट्स है, आपको यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर दे रखा है, जैसे ऑक्सिन के फंक्शन क्या है, जिब्रेलिन के फंक्शन क्या है, साइटोकाइनिन के क्या है, इथाइलिन के क्या है, तो आपको ये सारे लिखने हैं। पर इससे पहले ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्कोगेन मिलर का आइडेंटिफिकेशन ये सब आप देख लेना। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सिन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, तो ये थोड़े बहुत कॉमन पॉइंट देख लेना। अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला देखते हैं ऑक्सिन का। चलिए, तो कुछ होते हैं नेचुरल ऑक्सिन जैसे IAA, IBA, और कुछ होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन जैसे NAA और 2,4-D। आई रिपीट, नेचुरल में तो क्या हो गया, IAA, IBA, ठीक है, और जो आपका सिंथेटिक हो गया उसमें NAA और 2,4-D। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ तो होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन्स। अब ऑक्सिन के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिन का फंक्शन है रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम कटिंग, रूट का इनिशिएशन होगा, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल्स में फ्लावर्स को प्रमोट करेगा, प्रिवेंट अर्ली स्टेज फ्रूट एंड लीफ फॉल बट प्रमोट एब्सिजन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीफ एंड फ्रूट। देखो, अगर कोई पत्ती या अगर कोई फ्रूट जल्दी गिर रहा है प्लांट से तो उसे गिरने से रोकेगा, ठीक है, जल्दी नहीं गिरने देगा, मतलब मेच्योर होने के बाद ही गिरने देगा, मेच्योर होने के बाद उसे गिरने देगा। तो ऑक्सिन के क्या क्या काम हो गए, इनिशिएशन करवाता है रूट का, प्रमोशन करवाता है फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, प्रिवेंट अर्ली स्टेज फ्रूट एंड लीफ फॉल, अगर जल्दी पत्ती गिर रही है, जल्दी फ्रूट गिर रहा है तो उसको प्रिवेंट करके और मेच्योर होने के बाद वो खुद ब खुद गिरा देता है ऑक्सिन। प्रमोशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। नाउ नेक्स्ट इज इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, टोमेटो में पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करवाता है, यूज्ड एज ए हर्बिसाइड, एग्जांपल 2,4-D डेस्ट्रॉय डाइकोट वीट। ये जो ऑक्सिन है ये हर्बिसाइड की तरह भी काम आ जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो सिंथेटिक ऑक्सिन होता है जिसका नाम होता है 2,4-D, जो कि डिस्ट्रॉय करता है डाइकोट वीट को। नेक्स्ट इज जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन प्रमोशन। तो आपने यहाँ पे देखा ऑक्सिन के फंक्शन, कुछ ऑक्सिन नेचुरल होते हैं IAA, IBA, और कुछ ऑक्सिन सिंथेटिक होते हैं NAA, 2,4-D। अगर मैं ऑक्सिन के फंक्शन की बात करूं, रूट इनिशिएशन ऑन स्टेम कटिंग, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रिवेंट अर्ली स्टेज फ्रूट एंड लीफ फॉल, promotion of apical dominance, induce parthenocarpy in tomato, used as a herbicide, example 2,4-D, destroy dicot wheat, and xylem differentiation and cell division promotion is the function of auxin. नेक्स्ट हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। 100 जिब्रेलिन हमें आइडिया लग चुका है। GA3 इज द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड मोस्ट एक्सटेंसिव यूज्ड। GA3 जो है फर्स्ट जिब्रेलिन है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था और सबसे ज्यादा यूज करा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको लिखा है एलोंगेट एंड इम्प्रूव्ड शेप ऑफ फ्रूट लाइक एप्पल। एलोंगेट भी करेगा और उसकी शेप को इम्प्रूव भी करेगा जिब्रेलिन। डिले इन सेंसेंस मतलब बुढ़ापे में देर लाएगा। इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर केन एज मच एज 20 टन पर एकड़। शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज करेगा। स्पीड अप मेल्टिंग प्रोसेस। एक तो देखो मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, स्पीड अप करेगा। अर्ली मैच्योरिंग इन कॉनिफर्स सो लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। ये मैच्योर जल्दी करवा देगा, सीड प्रोडक्शन जल्दी करवा देगा। प्रमोट ब्लोटिंग, तो ऐसे याद रखो, माल्टिंग एंड ब्लोटिंग दोनों को प्रमोट करेगा, दोनों को स्पीड अप करेगा। तो कैसे याद करा आपने, मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर, GA3 वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड, और साथ ही साथ एप्पल के शेप को इंप्रूव कर देगा और साथ ही साथ उसे एलोंगेट कर देगा। डिले इन सेनेसेंस, इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर केन, स्पीड अप मेल्टिंग एंड ब्लोटिंग प्रोसेस, ब्लोटिंग एंड मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन देखो, साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन करवाता है, ये बात ध्यान रखना। साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिन और जिएटिन। जो काइनेटिन होता है, काइनेटिन इज सिंथेटिक साइटोकाइनिन। काइनेटिन क्या होता है, एक सिंथेटिक साइटोकाइनिन होता है, और जिएटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन होता है। जो जिएटिन होता है
जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो आइसोलेट होता है कॉर्न कैंडल से एंड कोकोनट मिल्क से। साथ ही साथ जो आपका काइनेटिन है जो कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन है, जो कि मैन मेड साइटोकाइनिन है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का, ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। ठीक है, तो काइनेटिन कहां से मिलता है? ऑब्टेन फ्रॉम ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए। और नेचुरल साइटोकाइनिन मतलब जिएटिन कहां से मिलता है? कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से। Natural cytokinin synthesized in region where rapid cell division occur like root apices, developing shoot bud and young fruit। जैसे कि मैंने आपको कहा नेचुरल साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का सीधा सा मतलब है साइटोकाइनिन मतलब सेल डिवीजन। अब क्या क्या प्रमोट करेगा? न्यू लीव को प्रमोट करेगा, उस लीव में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, लेटरल शूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ये ओवरकम करेगा। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन सो हेल्प इन डिले इन लीव सेंसेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, इंप्रूव करेगा, ताकि जो पत्ती है वो धीरे धीरे जड़े, बहुत टाइम के बाद जड़े वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये हो गया साइटोकाइनिन का काम। न्यू लीव का फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन, लेटरल शूट ग्रोथ का फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का प्रमोशन और ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। ये सारे आपको याद करने हैं यूजेस। नेक्स्ट है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि इनहिबिटर भी है एज वेल एज प्रमोटर भी है, पर ज्यादा क्या है, ये इनहिबिटर है। ठीक है, इथाइलिन लीड्स टू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ डाइकोट सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन। इथाइलिन क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा डाइकोट सीडलिंग की, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। यहां पर आपको लिखा है सिंथेसाइज लार्जली बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेंसेंस एंड राइपिंग फ्रूट्स। इथाइलिन कहां से रिलीज होता है? राइपिंग फ्रूट से, या फिर जो मैच्योर लीफ है या मैच्योर टिश्यूज है उनसे ये रिलीज होता है इथाइलिन। प्रमोशन ऑफ सेंसेंस एंड एब्सिजन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ एंड फ्लावर। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, बिल्कुल होगा इफेक्टिव क्योंकि यहां पर आपको रिलीज हो रहा है इससे। तो इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फल के पकने में हाईली इफेक्टिव होता है ये। एनहेंस रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है फ्रूट राइपनिंग के दौरान। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, अगर सीड डोरमेंट कंडीशन में है, जैसे मान लीजिए ये सीड है और ये डोरमेंट कंडीशन में है। डोरमेंट कंडीशन का मतलब है कि अभी ये ग्रो नहीं कर पा रहा, तो इसकी डोरमेंसी को तोड़ने वाला कौन है? इथाइलिन। इसको ग्रो कराने वाला कौन है? इथाइलिन। तो अगर सीड डोरमेंट स्टेज में है, मतलब सीड ग्रो नहीं कर पा रहा, तो इथाइलिन जो है उसे डोरमेंसी से बाहर निकालेगा, उसकी डोरमेंट स्टेज से बाहर निकालेगा और उसे जर्मिनेटिव बनाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। इंटरनोड हो चाहे पिटियोल हो, उसका इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। अब ये सारी टर्म आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी क्लास 11th में पढ़ी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं, सिर्फ यूजेस याद रख लो, बात खत्म। जो सिंपल यूज आपको दिख रहे हैं वो पॉइंट्स आप पिकअप कर लो, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। ठीक है, रूट की ग्रोथ, रूट हेयर का फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटलिंग इन पाइनएप्पल, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। तो देखो मैंगो में फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ऑल्सो, रूट ग्रोथ एंड रूट फॉर्मेशन ऑल्सो, पिट्यूल इलंगेशन इन डीप वाटर राइस ऑल्सो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड से पहले यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है ये भी सारे इथाइलिन के ही है। जैसे प्रमोट फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन क्यूकम्बर टू इंक्रीज देयर यील्ड, तो प्रमोशन भी करता है और इनिबिशन का भी काम है उसका। अब आ गया एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मतलब इनिबिशन ही इनिबिशन, जनरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन को इनिबिट कर देगा। और अगर सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देगा तो क्या सीड ग्रो कर पाएगा? सीड ग्रो नहीं कर पाएगा तो क्या कल्टीवेशन होगा? नहीं होगा। तो यहां पर ये क्या करता है, जो एब्सिसिक एसिड होता है ये सीड के जर्मिनेशन को ही रोक देगा, और अगर सीड जर्मिनेट होना रुक गया तो सीड कल्टीवेट नहीं हो पाएगा, प्लांट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टोमेटा को भी क्लोज कर देगा। आपको मैंने बोला था ना, जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, उन स्टोमेटा को भी ये क्लोज कर देगा, क्योंकि ये तो इनिबिटरी हार्मोन है।
तो एक तो उसने क्या करा, सीड के जर्मिनेशन को रोक दिया, स्टोमेटा को अलग क्लोज कर दिया। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ा देता है, दैट्स वाई इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, वाई? बिकॉज इट इंक्रीज द स्ट्रेस टॉलरेंस। इट ऑल्सो इंड्यूस द सीड डोरमेंसी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सीड को ग्रो नहीं होने देगा, और अगर सीड को ग्रो नहीं होने देगा, जर्मिनेट नहीं होने देगा, मतलब सीड को कहां पे पहुंचा दिया इसने, डोरमेंट कंडीशन में पहुंचा दिया, एक ऐसी कंडीशन जहां पर सीड ग्रो नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। एबीए जो है मतलब एब्सिसिक एसिड जो है, या फिर आप बोल लो स्ट्रेस हार्मोन जो है, वो एंटागोनिस्ट है जिब्रेलिक एसिड का। जिब्रेलिक एसिड का अलग काम है और उसका पूरा उल्टा काम है एब्सिसिक एसिड का। तो हम ये बोलेंगे एब्सिसिक एसिड एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इंडिविजुअल और सिनर्जिस्टिक, मतलब एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जहां पर आपने देखा एब्सिसिक एसिड, उससे पहले देखा इथाइलिन, उससे पहले साइटोकाइनिन, उससे पहले जिब्रेलिन, उससे पहले ऑक्सिन, और उससे पहले इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टर्म्स पे। आपको 3 टर्म्स दे रखी है सिलेबस में। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीप्लॉइडी से। तो देखो, पॉली का मतलब तो होता है मेनी, और प्लॉइडी का मतलब होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर एक पेयर है तो हम इसको कहते हैं हैप्लॉइड, अगर 2 पेयर है तो हम इसको कहते हैं डिप्लॉइड, और ये चलता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड चलता है। पर अगर 2 से ज्यादा पेयर हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, मतलब मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 2 से ज्यादा पेयर होना मतलब पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन में आना। और अगर 2 से ज्यादा 3 हो गए तो हम बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, 4 हो गए तो हम बोलेंगे टेट्राप्लॉइड। तो ये ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड दोनों ही कंडीशन है पॉलीप्लॉइड्स की, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। ये जो एक है ये हैप्लॉइड है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 2 का मतलब डिप्लॉइड है, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल कंडीशन है। पर आगे जो आप कंडीशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड का मतलब 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और टेट्राप्लॉइड का मतलब 1, 2, 3 और 4 पेयर। तो ये दोनों जो है एबनॉर्मल कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब एक सिंगल, डिप्लॉइड मतलब 2, और ये दोनों ही नॉर्मल कंडीशन है। बट ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड या इसके आगे जो भी चलेगा, 5 पेयर भी बनेंगे तो ये सारी एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, जिसको हम कहेंगे पॉलीप्लॉइड्स। क्लियर हो गया आपको? इट इज अ हेरिटेबल कंडीशन ऑफ पोजेसिंग मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 से ज्यादा अगर क्रोमोसोम का सेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। चलिए कोजेस देखते हैं कि पॉलीप्लॉइडी क्यों हो रही है। तो पॉलीप्लॉइडी हो रही है एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से। दूसरा, एक्सरे, सेंट्रिफिकेशन, टेम्परेचर, इनकी वजह से, और कुछ केमिकल की वजह से, जैसे कॉल्चिसिन, सल्फेनामाइड्स, मर्क्यूरिक क्लोराइड की वजह से। ठीक है सर, कोजेस हमें समझ में आ गए पॉलीप्लॉइडी के। पॉलीप्लॉइडी का मतलब हमें समझ में आ गया, मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम या मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 से ज्यादा पेयर। सीधी सी बात, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड भी चलेगा, डिप्लॉइड भी चलेगा, एक पेयर भी चलेगा, 2 पेयर भी चलेंगे, पर 2 से ज्यादा दिक्कत है। ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड दिक्कत है। क्लासिफिकेशन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल कंपोजिशन, तो यहां पर होता है एक तो यूप्लॉइड और एक होता है एन्यूप्लॉइड। अब देखो सीधा सा फर्क है, अगर आपके क्रोमोसोम पेयर में है, पेयर का मतलब है 2, 4, 6, 8 जोड़े में है, तो वो क्या हो गया, यूप्लॉइड्स हो गया। ठीक है, यहां पर जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन होगा वो जोड़े में होगा। और एक होता है एबनॉर्मल कंडीशन, जहां पर क्रोमोसोम जो है आपको इस तरह से मिलेंगे 1, 3, 5, 7 इस तरह से। ठीक है, तो देखो यूप्लॉइड्स में क्या होता है, यू का मतलब ट्रू और प्लॉइड्स का मतलब जीनोम। यहां पर आपको देखने को मिलेगा व्हेन ए सेल हैज 1 और मोर देन 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पर आपको पता लगेगा या तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है या एक से ज्यादा सेट है। सेट का मतलब पेयर में है वो, इस तरह से। सिंगल कोई नहीं है, सिंगल है तो वो आप हो, सिंगल यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, तो यूप्लॉइड्स में क्या होगा, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। एक होता है ऑटोपोलीप्लॉइडी, एक होता है एलोपोलीप्लॉइडी। अब ऑटो का मतलब क्या है, सेम स्पीसीज के बीच में क्या है, पोलीप्लॉइडी हुई है, और एलोपोलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हुई है। तो ध्यान रखना
क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन दो तरह से, यूप्लॉइड्स और एन्यूप्लॉइड। यूप्लॉइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पेयर में आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। और एक होता है ओटो और एक होता है एलो। यूप्लॉइड्स में दो होते हैं, ओटो और एलो। ओटो में क्या होता है, जो पोलीप्लॉइडी है वो सेम स्पीसीज के बीच में देखने को मिलेगी, और एलो में क्या होता है, जो पोलीप्लॉइडी है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज आपका एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पर आपको क्रोमोसोम या तो 2n+1 दिखेंगे या 2n-1 दिखेंगे। मतलब यहाँ पे पेयर भी नहीं होगा, या तो 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। और अगर 2n+1 होता है तो वो कंडीशन होती है हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब ज्यादा, +1 है मतलब ज्यादा हो गया। और अगर कम होता है, 2n-1 होता है, तो ये हो गया हाइपो। हाइपो मतलब कम, 2n-1। तो ध्यान रखना, 2n-1 का मतलब हो गया हाइपो मतलब कम हो रहा है, और 2n+1 का मतलब हो गया हाइपर मतलब ज्यादा हो रहा है। ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पर क्रोमोसोम आपको पेयर में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, कि जो पोलीप्लॉइडी है इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला फायदा पोलीप्लॉइडी होने का, जैसे ट्रिप्लॉइड हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, तो उसका फायदा क्या है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। ग्रेटर सिग्निफिकेंट टू मेडिसिनल प्लांट, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है मेडिसिनल प्लांट के लिए। दिस प्लांट आर हेल्दियर स्ट्रॉन्गर, और ये जो प्लांट्स होंगे ना जिसमें पोलीप्लॉइडी देखने को मिलेगी, ये हेल्दियर भी होंगे, स्ट्रॉन्गर भी होंगे, काफी अच्छा सिग्निफिकेंट रोल भी है इनका, और एक नई स्पीसीज भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन है। साथ ही साथ इंक्रीज मॉर्फिन कंसंट्रेशन इन ओपियम। ओपियम में, अपीन में मॉर्फिन का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है पोलीप्लॉइडी होने के बाद। इंक्रीज द यील्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, और पोलीप्लॉइडी होने की वजह से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है प्लांट में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, इन सब की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। आई रिपीट, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवेनॉइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल। तो ये सारे फायदे हैं पोलीप्लॉइडी के। एक नई स्पीसीज बन जाएगी, सिग्निफिकेंट है, मेडिसिनल प्लांट में सिग्निफिकेंट रोल है। साथ ही साथ जो प्लांट ग्रो होगा वो हेल्थियर और स्ट्रॉन्गर होगा। मॉर्फिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ओपियम में, और सेकेंडरी अल्कोलॉइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी प्लांट में। ये सारे फायदे हैं पोलीप्लॉइडी के। नेक्स्ट है आपका म्यूटेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं म्यूटेशन, आपने क्लास 12th में पढ़ा है एवोल्यूशन के चैप्टर में। आपको याद होगा कि म्यूटेशन जो टर्म है वो दिया था ह्यूगो डी वेरिस साइंटिस्ट ने, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है रैंडम चेंज आना, सडन चेंज आना, एकदम से चेंज आ गया डीएनए में। किसमें चेंज आ गया, डीएनए में एकदम से चेंज आ गया। डीएनए के सीक्वेंस में सडन रैंडम चेंज आ गया, और बहुत ही बड़ा चेंज होता है ये, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन होना। सडन लार्ज चेंज जो होता है ना वो होता है म्यूटेशन। और ये टर्म दी किसने थी, ह्यूगो डी वेरिस ने दी थी। A mutation is a change in DNA sequence of an organism. साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डी वेरिस। दिस गिव राइज टू ए न्यू जेनेटिक ट्रेट। और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बोला म्यूटेशन में क्या होता है, सडन चेंज होता है और बहुत ही बड़े लेवल पे चेंज होता है। और अगर सडन चेंज होगा, डीएनए में चेंज होगा, तो डीएनए में चेंज होने की वजह से एक नया जेनेटिक ट्रेट, एक नया कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और जो ये चेंज होने के बाद बना है ना, इसको हम कहेंगे म्यूटेंट। क्या कहेंगे, म्यूटेंट। तो म्यूटेंट कब बना है, चेंज होने के बाद। आपने देखा होगा जॉम्बीज वगैरह बन जाते हैं, और जॉम्बीज काफी बड़े बड़े और खतरनाक भी बन जाते हैं। कुछ तो होते हैं नॉर्मल जॉम्बीज, ठीक है, नॉर्मल जॉम्बीज, और कुछ होते हैं तो बड़े बड़े खतरनाक जॉम्बीज। तो ये बड़े बड़े खतरनाक जॉम्बीज जो बनते हैं ना मूवीज में, ये म्यूटेंट्स हैं। इनमें डीएनए में चेंजेस आते गए और ये और बड़े और लंबे चौड़े जॉम्बी होते गए, ठीक है। ये म्यूटेशन हुआ इनमें, और ये म्यूटेशन टर्म किसने दी थी, ह्यूगो डी वेरिस ने। जहां पर डीएनए की सीक्वेंस में एक रैंडम सडन चेंज आ जाता है, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और जो बन गया सडन चेंज आने के बाद, उसे हम कहते हैं म्यूटेंट। अब बनाने वाले को क्या कहते हैं, म्यूटेशन प्रोसेस का नाम हो गया, बनने वाले को हमने कह दिया म्यूटेंट बन गया। तो बनाने वाले को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटाजन। म्यूटाजन एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन करवाते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है अननोन रीजन की वजह से होता है, नेचर की वजह से होता है, ठीक है। कुछ सडन ही चेंज आ गया नेचर में, नेचर की वजह से हो रहा है। जैसे प्लांट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, वायरस में होता है।
तो ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है ये आपको देखने को मिलता है प्लांट में, बैक्टीरिया में, वायरस में, और यहाँ पर नेचर की वजह से एक अननोन सडन रैंडम चेंज आ जाता है जिसका कोज अननोन रहता है। नेक्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन। तो देखो आपने सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में एक डिजीज पढ़ी होगी, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो आपकी है वो सिकल शेप की हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो आरबीसी चेंज हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। और ये आरबीसी सिकल शेप की क्यों होती है, ये सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, जीनोम जो होता है ना, अकर इन जीनोम व्हेन ए सिंगल बेस पेयर इज एडेड, डिलीटेड और चेंज। एक सिंगल बेस पेयर की बात कर रहा हूं, या तो उसमें कुछ एडिशन होगा या उसमें कुछ डिलीशन होगा या वो चेंज हो जाएगा। तो जब एक सिंगल बेस पेयर में या तो एडिशन हो, डिलीशन हो या वो चेंज हो जाए तो उसे हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और इसका एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया। एक सिंगल जीनोम में, एक सिंगल बेस पेयर में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ डिलीशन हो रहा है, तो इसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। और डिटेल में जानना है तो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में सीटीसी की जगह सीएसी हो जाता है, जीएजी की जगह जीयूजी हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, पर ये वो कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया वाली। आप देख सकते हैं नॉर्मली सीटीसी था, सिकल सेल में सीएससी हो गया, नॉर्मली जीएजी था और सिकल सेल में जीयूजी हो गया। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी अलग बनता है, ग्लूटामिक की जगह वेलिन बन जाता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट के बारे में देखो, एन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर्स, दिस कुड रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ रीडिंग फ्रेम। यहां पर क्या होता है, या तो इंसर्शन होता है या डिलीशन होता है, ठीक है। इंसर्शन मतलब ऐड होना, डिलीशन मतलब वहां से डिलीट हो जाना। इट कंप्लीटली चेंज द अमीनो एसिड सीक्वेंस। जब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है कंप्लीटली चेंज हो जाती है। अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या करती है, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। और अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कुछ होता है आर्टिफिशियल म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इंड्यूस बाय वेरियस म्यूटाजन। आर्टिफिशियल म्यूटेशन तो आप करा सकते हैं, जैसे फिजिकल म्यूटाजन होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया म्यूटेशन क्या होता है, जो म्यूटेशन कराते हैं, जैसे रेडिएशन हो गई, एक्सरे, आयोनाइजिंग रेडिएशन, यूवी रेज। कुछ फिजिकल कंडीशन होती है जैसे टेम्परेचर। कुछ केमिकल म्यूटाजन होते हैं जैसे नाइट्रोजन, मस्टर्ड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हो गया आर्टिफिशियल म्यूटेशन। इससे पहले देखा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन की, म्यूटेशन से क्या फायदे हैं। तो एप्लीकेशन में दे रखा है फॉर न्यू वेराइटी इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस टू डिजीज। देखिए म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है, कुछ नई वेराइटी फॉर्म हो रही है प्लांट की, और अगर नई वेराइटी फॉर्म हो रही है तो यहाँ पर डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, म्यूटेशन अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। केमिकल कंपोजिशन को भी अफेक्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तीसरा, हाई यील्ड ऑफ मॉर्फिन बाय अप्लाइंग केमिकल म्यूटाजन इन ओपियम। ओपियम में अगर आप केमिकल म्यूटाजन का अटैक करवाते हैं, केमिकल म्यूटाजन का यूज लेते हैं, तो आपको मॉर्फिन की ज्यादा मात्रा मिलेगी। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड द लास्ट टॉपिक। देखो यहां पर आपको क्या कराना है, ब्रीडिंग करवानी है। या तो सेम स्पीसीज के बीच में ब्रीड करवा दो या दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में ब्रीड करवा दो। ब्रीडिंग करवानी है यहां पर, ठीक है। तो इट इज द टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और अदर स्पीसीज इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। आपको क्या करना है, आपको आपके ऑर्गेनिज्म में या फिर आपको आपके प्लांट में डिजायर्ड चेंज चाहिए। डिजायर्ड मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो वाले सारे चेंजेस आपको चाहिए। डिजायर्ड चेंजेस आपको चाहिए आपको पौधे में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सेम स्पीसीज में क्रॉसओवर करवा दो या फिर दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉसओवर करवा दो, ठीक है। और ये करवा रहे हैं हम ताकि आपको डिजायर्ड चेंजेस देखने को मिल जाए आपके प्लांट में। इट इज अ टेक्निक टू कंबाइन द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नए नए कैरेक्टर्स चाहिए। तो नए नए कैरेक्टर कब मिलेंगे, जब आप दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन कराएंगे, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब आप इंटरेक्शन कराएंगे तो आपको नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। इट इज द टेक्निक टू कंबाइन द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट प्लांट, इट प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। जब दो प्लांट के बीच में आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जब दो प्लांट को आप क्रॉस कराएंगे, आइदर इट इज सेम जीनस, आइदर इट इज डिफरेंट जीनस और डिफरेंट स्पीसीज, देन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ
जीन आर प्रोड्यूस एंड डिजायर्ड चेंजेस आर प्रोड्यूस। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, एक होता है इंटर स्पेसिफिक। अब देखो इंट्रा का मतलब होता है एक, सिंगल। इन दिस क्रॉसिंग इज डन बिटवीन द प्लांट ऑफ सेम वेराइटी। एक सेम वेराइटी के प्लांट में क्रॉसिंग हो रही है, एक जैसे ही है दोनों, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, सेम वेराइटी के प्लांट है। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है, क्रॉसिंग हो रही है, दो के बीच में क्या हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। एक तो अलग वेराइटी का है, एक अलग वेराइटी का है, दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट के बीच में अगर क्रॉसिंग कराओगे तो उसको बोलोगे इंटर, और दो सेम वेराइटी के प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराओगे तो उसको बोलोगे इंट्रा। अब ये इंटर स्पेसिफिक क्या है, यहां पर आप इन दिस क्रॉसिंग इज डन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। स्पीसीज अलग है, देखो इंटर है तो दो अलग अलग स्पीसीज है, ये स्पीसीज अलग है, ये स्पीसीज अलग है, दोनों अलग अलग प्रजाति है पर दोनों का जीनस सेम है, तो वो किस में आ गए, इंटर स्पेसिफिक में। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या आ गए, दो स्पीसीज है, दोनों अलग अलग है पर दोनों का जीनस सेम है। इंटर में क्या आ गए, दो अलग अलग स्पीसीज है उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं, और इंट्रा में क्या है, सेम स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं। तो इंट्रा में सेम स्पीसीज के बीच में, इंटर में दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, और इंटर स्पेसिफिक में भी दो अलग अलग के बीच में, पर उनका जीनस जो है सेम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले दो प्लांट ले लो आप, एक तो ले लो ये वाला और एक ये दूसरा प्लांट, ठीक है, दोनों प्लांट ले लिया आपने। अब ये जो पहला प्लांट आपने लिया, यहां पर आप करा दो इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है मेल पार्ट को रिमूव कर दो, एंथर को रिमूव कर दो। दो प्लांट लिए, एक में क्या करा, एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर इसी में आप क्या करो, बैगिंग करवा दो। पहले तो आपने क्या कराया, इमेस्कुलेशन कराया, अब आप बैगिंग करवा दो। बैगिंग का मतलब होता है जो फीमेल पार्ट है उसे बैग से कवर कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा वाला पार्ट। तो सबसे पहले आपने दो पौधे लिए, एक ये रहा और एक ये रहा। जो पहला पौधा है उसका आपने इमेस्कुलेशन करा दिया। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर को ही काट दिया, मेल पार्ट को काट दिया। फिर आपने क्या कराया, बैगिंग कराई। बैगिंग का मतलब होता है जो फीमेल पार्ट है उसे कवर करके रख दिया, ठीक है। हमने ऐसा क्यों करा, हमने फीमेल पार्ट को इसलिए कवर करके रख दिया, जैसे ये फीमेल पार्ट है हमने कवर करके रख दिया क्योंकि हम चाहेंगे जब जिस पोलन ग्रेन से यहाँ पे क्रॉस ओवर करा सकते हैं, हमारी मर्जी के हिसाब से हम क्रॉसिंग करा रहे हैं ना, तो हमने फीमेल पार्ट को कवर करके रख दिया और इसका जो मेल पार्ट है वो तो काट ही दिया ताकि वो क्रॉसिंग कर ही ना सके, वो पोलन ग्रेन रिलीज कर ही ना सके। तो मेल पार्ट को तो काट दिया और फीमेल पार्ट को कवर करके रख दिया। जो भी हम पोलन ग्रेन डालेंगे उससे इसको हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे। क्लियर हो गया आपको। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, ये प्लांट था, ठीक है, इसमें आपने इमेस्कुलेशन करा दिया। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर को उड़ा दिया। जब आपने एंथर को उड़ा ही दिया सर, तो फिर आपने इसके फीमेल पार्ट को क्यों ढका, फीमेल पार्ट को क्यों कवर किया, क्योंकि एंथर जब उड़ गया है तो यहाँ पे पोलन ग्रेन तो है ही नहीं, तो फीमेल पार्ट तक तो कोई पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकते ना, तो कवर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हवा से, इंसेक्ट से, पानी से, कहीं से भी पोलन ग्रेन आ सकते हैं फीमेल पार्ट पे। तो फीमेल पार्ट को मैंने कवर कर दिया ताकि कोई इंटरप्शन ना हो, जिसके पोलन ग्रेन मैं चाहूं उसी के पोलन ग्रेन में फीमेल पार्ट पे डालूं। अगर मैं उसे कवर नहीं करूंगा तो पानी से, इंसेक्ट से, वाटर से पोलन ग्रेन आ सकते हैं और पोलन ग्रेन आने के बाद सारा मामला खराब हो सकता है। तो सबसे पहले इमेस्कुलेशन कर दिया, फिर बैगिंग कर दी, फीमेल पार्ट को कवर कर दिया। अब आप करो टैगिंग। टैगिंग में क्या होता है, आप सारी इंफॉर्मेशन लिख दोगे यहाँ पर और टैग लगा के रख दोगे प्लांट पर कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, हमने इसका इमेस्कुलेशन कर दिया, हमने इसकी बैगिंग कर दी, इसको इतने पोलन ग्रेन डालने, जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको आप टैग लगाकर यहाँ पर लिख दोगे। फिर आप जिस पोलन ग्रेन से चाहते हो, जो भी आपका डिजायर्ड पोलन ग्रेन है, उससे आप क्रॉस करवा सकते हैं। जो बैगिंग आपने करी थी, फीमेल पार्ट को कवर आपने करा था, उस फीमेल पार्ट के कवर को हटा के जो भी पोलन ग्रेन आप लेकर आए हैं उसमें डाल दो। तो ये हो गया आपका पोलिनेशन। इस तरह से आपका पूरा काम चलता है, इस तरह से पूरा हाइब्रिडाइजेशन होता है। सबसे पहले इमेस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर बैगिंग करने के बाद टैगिंग, टैगिंग करने के बाद जो भी आपका पोलन ग्रेन है वो डाल दो, आपका काम हो जाएगा। अब एप्लीकेशन की बात करें, क्या क्या एप्लीकेशन है इस हाइब्रिडाइजेशन की। तो सबसे पहला है टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्लांट आपको मिलेगी। क्रॉप इंप्रूवमेंट होगा, प्रोड्यूसिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, बीमारियां कम लगेगी प्लांट को। नेक्स्ट इज
इंक्रीज द यील्ड ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट की यील्ड बढ़ रही है, क्रॉप इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्वालिटी अच्छी हो रही है प्लांट की, साथ ही साथ डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट आपको मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट में क्या करना है, आपको पता है कि मेडिसिनल प्लांट काफी वैल्यूएबल है, मेडिसिनल प्लांट काफी काम आने वाले हैं, पर मेडिसिनल प्लांट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। या तो बहुत ही ज्यादा आप उसका यूज कर रहे हैं, या वो किसी इंसेक्ट से या किसी डिजीज से खत्म होते जा रहे हैं, या फिर आप ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, उन्हें खा जा रहे हैं। तो इन तीनों कंडीशन में आपके मेडिसिनल प्लांट जो है गायब हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें विलुप्त होने का खतरा हो सकता है। तो इन मेडिसिनल प्लांट को हमें बचाना है। तो अगर जहां पर मेडिसिनल प्लांट है वहीं पर हम उनका ध्यान रखकर उन्हें बचाएंगे तो उसे हम कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन। और अगर उन मेडिसिनल प्लांट को वहां से बाहर लेकर किसी और जगह हम लाकर रख देंगे तो उन्हें हम कहेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो जो जहां है उसे वहीं पर बचाना, उसे हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और अगर वहां से उठाकर हम किसी और जगह पर रख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखो लिखा हुआ है मैंने कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सिटू का मतलब जो जहां पर है उसे वहीं पर मेंटेन करो, उसे वहीं पर प्रोटेक्ट करो। जैसे अगर मैं इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल की बात करूं तो उसका एग्जाम्पल हो गया नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रोव्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इट्स मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। एक्स सिटू की अगर मैं बात करूं तो सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन करते हो आप एक्स सिटू में आउटसाइड इस नेचुरल हैबिटेट, जो जहां है उसे वहां से निकाल कर एक अलग जगह पर, तो वो हो गया एक्स सिटू। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको प्रिजर्वेशन के मेथड दे रखे हैं। सबसे पहला मेथड दे रखा है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन को आपको प्रिजर्व करके रखना होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, और लिक्विड नाइट्रोजन का सॉल्यूशन होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर आप पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एट दिस टेम्परेचर जीरो म्यूटेशन और नॉन डिवाइडिंग स्टेट अकर एट प्लांट सेल और टिश्यू, कोई म्यूटेशन के चांसेस नहीं है इस टेम्परेचर पे। तो पोलन ग्रेन को आपको प्रिजर्व करके रखना होता है -196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन, और यहाँ पर म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, या फिर आप बोल लीजिए कोई चांसेस नहीं है म्यूटेशन होने के, और इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछे तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसे स्टेप है, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड को आप कह सकते हैं फ्रीज प्रिजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री सेल्सियस पे आप रखते हैं ताकि आप पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सके, और इस टेम्परेचर पे कोई भी म्यूटेशन के चांसेस नहीं होते। इन दिस सीड पोलन टिश्यू आर प्रिजर्व। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीड्स को, पोलन ग्रेन्स को एंड टिश्यूज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सेकंड इज कोल्ड प्रिजर्वेशन, जहां पर आपको 1 से 9 डिग्री टेम्परेचर रखना है। टिश्यू कल्चर आपको पता ही है, प्लांट को ग्रो कराना है, टिश्यू कल्चर करवाना है, पूरी यूनिट नंबर 3 इसी के ऊपर है। नेक्स्ट इज जीन बैंक एंड सीड बैंक, यूज फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, एम्ब्रियो, सेल्स, डीएनए। यहाँ पर जीन बैंक में आप क्या करोगे, सीड को, एम्ब्रियो को, सेल्स को, डीएनए को यहाँ पर आप स्टोर करके रखते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर कंट्रोल्ड होता है। नेक्स्ट इज लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। कई जगह पे आपको लो प्रेशर पे रखना है, कई जगह पे आपको लो ऑक्सीजन कंडीशन पे रखना है। तो ये सब स्टोरेज की कंडीशन है। जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, कोल्ड प्रिजर्वेशन हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑल्सो नोन एज फ्रीज प्रिजर्वेशन, जहां पर आप लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे आप पोलन ग्रेन को और वी कैन से टिश्यू को, सीड्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ पर म्यूटेशन होने के चांसेस 0 होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहां पर हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, म्यूटेशन क्या होता है, और कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन भी है। मैं आपको बता देता हूँ, वेट ए मिनट। यहाँ पर आप देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट को भी हमने कवर कर लिया है। मेडिसिनल प्लांट को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन है, फ्रीज ड्राइंग है, और भी कई तरह के जीन बैंक वगैरह, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्यों करना है, एक्स सिटू क्या होता है, एक्स सिटू के एग्जांपल क्या होते हैं, इन सिटू क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल क्या होता है। तो आज ये पूरी यूनिट आपकी कंप्लीटली कवर हो चुकी है। फर्स्ट लेक्चर में कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और फैक्टर अफेक्टिंग देख लिया था, और सेकंड लेक्चर में, आज के लेक्चर में प्लांट हार्मोन,
पॉलीप्लोइडी म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट हमने कवर कर लिया है। तो आज ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको डेप्टोबायोलॉजी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।